सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आज जैसे हमारा फर्स्ट क्लास होता है ना, तो वैसा आज हमारा क्लास है और आज हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेसिक्स में हम यूक्लिड के बारे में डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी और शायद आपको याद भी होगा, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी है और कुछ बेसिक बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूँगी थोड़े बहुत। और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो भी चलता है, पर नेक्स्ट वीडियो अगर छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है रियल नंबर्स। लेकिन हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स नहीं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये यूक्लिड के बारे में। ये है मैथमेटिशियन। तो इन मैथमेटिशियन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दो टॉपिक्स है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनकी वजह से हम यूक्लिड के बारे में जान रहे हैं कि वो थे कौन इंसान। और क्लास 9th में भी यूक्लिड जी ने पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स दिए, जिसपे एक चैप्टर बन गया था, छोटा सा चैप्टर। तो पर है कौन ये बंदा कि जिसने मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इफेक्ट डाला है कि एक एक चैप्टर जो है उनके नाम पे जा रहे हैं, एक एक फुल टॉपिक आ रहा है उनके नाम पे। पता तो होना चाहिए, तो वही पता करते हैं। यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया क्यों कहा जा रहा है और इतना बड़ा नाम क्यों दिया जा रहा है, जबकि यूक्लिड डिवीजन लेमा इतना ही बोला जाता है? क्योंकि एक दूसरे यूक्लिड भाई साहब भी हैं, फिर उनके साथ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इनको थोड़ा डिफाइन करने के लिए यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनके जगह से उस नाम को जोड़ दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये है कौन, देखते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन। वही सारे मैथमेटिशियन ग्रीक ही क्यों होते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, पर मैं नहीं मानती। ग्रीक लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा असर डाला है, आई एग्री, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैथमेटिशियन ग्रीक होते हैं। बहुत सारे लोग फ्रांस के भी रह चुके हैं, इंडिया के भी रह चुके हैं, अमेरिका और अलग अलग पार्ट्स में से मैथमेटिशियंस आ चुके हैं, तो हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए। ग्रीक्स तो है ही है, उन्होंने एक बेस सेटअप किया था मैथमेटिक्स का, लेकिन बहुत से मैथमेटिशियंस हैं जिनका वर्क उनसे भी कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह चुका है, बस हमें जानने की ज़रूरत है। ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ठीक है। 300 BCE, यानी उनका जन्म कब हुआ था? 300 बिफोर क्राइस्ट, यानी सोच ही लो बहुत पहले। सेकंड है फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को, यानी ज्योमेट्री के जनक हैं ये, इन्होंने जन्म दिया है ज्योमेट्री को। तो एलिमेंट्स नाम की इन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने कोर कंसेप्ट जो रहता है, यानी ज्योमेट्री शुरुआत कहाँ से हुई, वो इस बुक से स्टार्ट हुई है। जो देखो, मान लो कि पाइथागोरस थ्योरम जो दिया गया है पाइथागोरस द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तरीके से उसका प्रूफ शो किया है ज्योमेट्री यूज़ करके। कैन यू इमेजिन कि उनको ज्योमेट्री का कितना ज़्यादा नॉलेज रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे किसी ने ज्योमेट्री का जी भी नहीं देखा था। उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में कितने थ्योरम्स थे? 465 थ्योरम्स। 2 मिलेनिया प्लस पहले, यानी 2 मिलेनियम पहले उन्होंने वो बुक लिखी थी, यानी 2000 साल पहले। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ज्योमेट्री के लिए ये बुक, एलिमेंट्स। जिस किसी को भी ये बुक चाहिए तो ये सब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप जाके सर्च कीजिए, वो बुक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है लेमा। तो लेमा एक्चुअली में है क्या? वो हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का में भी हमारा एक लेमा वर्ड आ रहा है, तो वो लेमा क्या है वो पता कर लेते हैं। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स, यानी ऑलरेडी एक प्रूव किया हुआ रिजल्ट है लेमा, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं हम किसी और थ्योरम को प्रूव करने में या स्टेटमेंट को प्रूव करने में। यानी एक छोटा सा रिजल्ट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, और उस रिज़ल्ट का हम यूज़ करने वाले हैं किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए या कोई एक मेजर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, लेमा क्या होता है, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, ये है थर्ड टॉपिक, अल्गोरिथम। यानी अल्गोरिथम को हमें समझना है, क्यों यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम में अल्गोरिथम वर्ड आया है, इस वर्ड को भी समझते हैं। अल्गोरिथम एक ऐसा वर्ड है जो अल-ख्वारिज़मी ने कॉइन किया था, यानी उस वर्ड की इजाद की गई थी अल-ख्वारिज़मी द्वारा, ठीक है। तो ये अल-ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे,
और ज्योग्राफी से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए हैं। अब ये होता क्या है एल्गोरिथम? यूट्यूब में बहुत मेन एक वर्ड यूज़ होता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा सेट हुआ है कि बहुत सारे डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं वो ट्रेंडिंग पे आ रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम वर्ड बहुत आपने सुना होगा, नॉट जस्ट यहाँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी एल्गोरिथम आता है। तो ये एल्गोरिथम है क्या? अ सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। पहले ही आप ध्यान देना, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप्स विच प्रोवाइड प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशंस रिपीटेड सक्सेसिवली, यानी कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हर एक स्टेप में करना जो कि पिछले स्टेप से पहला स्टेप जो है उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को यूज़ करके सेकंड स्टेप को हमें सॉल्व करना, यानी वो एक क्या है, चेन बनी हुई है। तो वो जो कैलकुलेशंस को सक्सेसिवली करना ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अर्लियर स्टेप्स, पहले के स्टेप से जो रिज़ल्ट आता है उसका यूज़ करके अगले स्टेप पे जाना और अगले स्टेप को सॉल्व करना, उसका यूज़ करके फिर इसका यूज़ करके थर्ड वाले को करना और थर्ड का यूज़ करके फोर्थ वाले को। तो एक चेन बनती है और वो जो चेन ऑफ रिज़ल्ट्स रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। लेकिन ये एंड कहाँ पे होता है? जब तक फाइनल डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना ऑब्टेन हो जाए ये तब तक चलता रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? एक सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स रहता है जो कि एक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है ना, तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस भी जो सॉल्व करते हैं, इतना क्यों दिमाग खपाना, नॉर्मल क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं, फिर उससे जो हमें कंक्लूजन मिलता है उसके बेस पे सेकंड स्टेप करते हैं। वो ही तो हुआ एल्गोरिथम। बस एक आपको थोड़ा सा टर्म को घुमा के दे दिया गया है या फिर आपको कुछ तोड़ मड़ोड़ के वो चीज़ को सामने लाया गया है और आप उसी से डर जाते हो। एल्गोरिथम देखोगे ना, हंसी आएगी। कुछ नहीं, क्लास 6 का जो टॉपिक था उसी को उठा के एल्गोरिथम बोल रहे हैं और उसी को बना रहे हैं। तो इसलिए जो नाम है, नाम देख के मत डरा करो, अंदर का मैटर क्या है वो देखा करो, फिर आप अगर डरो तो फिर बात रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। इसे आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग दैट वी विल स्टडी टुडे, डिविजिबिलिटी। और इसके बाद से जो स्टार्ट होगा वो हमारा मेन सिलेबस होगा रियल नंबर्स का। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। ये फाइनल अच्छे से कर लो और यही जो रहेगा बेस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा, एल्गोरिथम वगैरह में। ठीक है, डिविजिबिलिटी है क्या? तो सिंपल डिवीजन की डेफिनेशन कैसे होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अ नॉन ज़ीरो इंटीजर a is set to divide an integer b if there exists an integer c। बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, कितना समझ में आया नहीं आया कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज आपने फॉलो कर ली और आपने यही चीज़ रट्टा मारा और एग्ज़ाम में आपने इसका उल्टा कर दिया। यही होता है, b = ac। आपने ये डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है ये दिमाग में बिठा ली, लेकिन इसको समझना भी तो पड़ेगा। तो चलो समझते हैं। ये आपको बुक में दिया है, R.D. शर्मा में एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। तो b = ac को हम कैसे लिख सकते हैं? b/a = c। दैट मीन्स कोई भी एक इंटीजर को एक नॉन ज़ीरो इंटीजर डिवाइड करता है तो एक नंबर एग्जिस्ट होता है और वो नंबर क्या होता है? c होता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आता है, वो क्या होता है? कोशेंट होता है। और ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। और ये क्या होता है? डिवाइज़र होता है। तो इधर पे ही आप लिखोगे डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। और इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो आप एग्ज़ाम में, डिविडेंड कौन सा और डिवाइज़र कौन सा, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखो। कोशेंट, ठीक है, तो कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइज़र बेसिक चीज़ें हैं। क्लास 6 से ही भी, उससे भी पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब डिवीजन सीखा है तब पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तब से पढ़ रहे हो। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र इक्वल्स टू कोशेंट। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 5। एक नॉन ज़ीरो इंटीजर a है, 5 है, इज सेट टू डिवाइड 25 जो कि एक इंटीजर है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c।
जो कि एक क्वोशंट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र और ये क्वोशंट। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, नॉन ज़ीरो इंटीजर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ज़ीरो कभी नहीं आएगा, दैट्स वाई ये नॉन ज़ीरो इंटीजर बोला गया है। तो ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये एग्जांपल याद रख लो, आपको पूरा डेफिनेशन अपने आप माइंड में रिकॉल हो जाएगा। अब जो एक सिंबल है वो सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सिंबल आपको करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वो सिंबल फ़िलहाल आपके कितने काम आने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। तो उसको याद कर लो कि वो क्या है सिंबल, ठीक है, उसमें मिस्टेक मत करना। b इज़ डिविजिबल बाय a, दैट मीन्स b इज़ डिविजिबल बाय a, ठीक है। a डिवाइड्स एन इंटीजर b, a डिवाइड्स एन इंटीजर b, दोनों स्टेटमेंट्स सेम है, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो सिंबल है एक स्ट्रेट लाइन जो सिंबल है वो डिनोट करता है डिवाइड्स एन इंटीजर या फिर इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है। तो b इज़ डिविजिबल बाय a, b इज़ डिविजिबल बाय a। अब ये जो सिंबल है इसको ऐसे मत लेना, ये सिंबल अलग है, ये डिवीज़न का सिंबल है और ये डिविजिबिलिटी का सिंबल है। याद रखना ये किसका सिंबल है, ये डिविजिबिलिटी का है। दैट मीन्स अगर आपने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, a क्या है, b को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी के सिंबल के साथ। a डिवाइड्स एन इंटीजर b, ठीक है, और ये जो साइन है ये डिविजिबिलिटी का साइन है। इसकी जगह आप ये सिंबल कभी यूज़ नहीं कर सकते, याद रखो अच्छे से। ये जो स्लांट वाला सिंबल है वो ये वाला है, लेकिन इसकी जगह ये स्लांट वाला यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह a डिवाइड बाय b यूज़ नहीं कर सकते, इन दोनों का मतलब अलग है। तो ये इसकी जगह कभी यूज़ नहीं हो सकता और ये इसकी जगह कभी यूज़ नहीं हो सकता। ये डिवीज़न का सिंबल है। और ये डिविजिबिलिटी का सिंबल है। तो डिविजिबिलिटी और डिवीज़न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और सिंबल है नॉट डिविजिबल, यानी a डज़ नॉट डिवाइड्स b। तो डज़ नॉट डिवाइड्स है तो इसको कट कर दो, और डिवाइड्स है तो इसको रहने दो, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को अगर कट कर दिया तो डज़ नॉट डिवाइड्स, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स डिविजिबिलिटी का ये साइन है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, और आज यहीं पे हम एंड करते हैं। ये जो है फाइनल, ये आप लिख लो अच्छे से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आगे जाके इसका नॉलेज बहुत काम आने वाला है। फ़िलहाल अगर आए ना आए, और इसमें आपको कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स में जा रही हूँ पर ये कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट बेसिक वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो मेन बेसिक्स हैं, जो आपको कोर कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड है, वो अगर आप भूल गए हो तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। HCF LCM और उसका पूरा इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।